देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या होता है कि जितना भी फूल है उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसके बारे में समझना है हमको, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि यदि ऑर्निथोफिली, फीली का मतलब होता है परागन, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी के द्वारा जो परागन होता है उसी को कौन सी कहते हैं? ऑर्निथोफिली, ठीक। और हाइड्रो का मतलब होता है जल, अब फीली का मतलब होता है परागन। तो कौन परागन होगा? जल परागन। एनिमो, एनिमो का मतलब होता है वायु, और एनिमल नहीं, एनिमो, एनिमो का मतलब वायु। अब फीली का मतलब परागन, यानी कि एनिमोफिली किसके द्वारा परागन होता है? वायु के द्वारा परागन होता है। और उसी तरह से एंटीमोफिली, ये किसके द्वारा होता है? तो कीट परागन है ये। तो पूछा जाता है, और अभी क्वेश्चन देखा है आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली पक्षी, हाइड्रोफिली जल, एनिमोफिली वायु, एंटीमोफिली कीट। उसी तरह से होता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, ये जो मेलेकोफिली है, मेलेकोफिली किसके द्वारा? घोंघा के द्वारा। किसके द्वारा? घोंघा। याद रखने के लिए याद रखिएगा कि मेलेक फिली मतलब तो परागन होता है। देखिए घोंघा, देखिएगा एक ऐसा जीव है जो मस्त है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कितना जल्दी चलना है, कैसे चलना है, क्यों चलना है, मस्त चलेगा वो धीरे धीरे। उसी तरह गांव घर में जब आप लोग को मम्मी को काम बोले और आप भी धीरे धीरे चलिएगा ना, तो मम्मी पीछे से घुसा बोलेगी, मलक मलक के चल रहा है, जल्दी से भागो। तो मेलेकोफिली मतलब समझिएगा कौन परागन? घोंघा परागन हो गया, ठीक। उसके बाद कैरेप्टरोफिली, कैरेप्टरोफिली जो होता है उसमें कौन परागन होता है? चमगादड़ परागन। अब देखिए चमगादड़ परागन, परागन की बात करें तो परागकण का, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। और परागकण में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन बी होता है। उसके बाद देखते हैं परागकण का अध्ययन, परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलन, अध्ययन को कहते हैं लॉजी। तो हो जाएगा पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी। अब परागन दो प्रकार का होता है, परागन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है पर परागन। तो स्वपरागन का मतलब हुआ, और एक होता है पर परागन। स्वपरागन का मतलब हुआ जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है तब उसको क्या कहते हैं? स्वपरागन। और जब परागकण, देखिए मान लीजिए ये फूल है और इसमें एक है नर और एक है मादा, तो नर मादा एक ही फूल में है तो ये उभयलिंगी है, और इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ गया तब इसको कहते हैं स्वपरागन। तो स्वपरागन उसी में होगा जो द्विलिंगी फूल होगा। और यदि एकलिंगी फूल है, मान लीजिए ये नर या मादा, नर है ये और किसी दूसरे फूल में मादा है, तो ये नर में ही तो परागकण, फूल के नर भाग में ही परागकण होता है। तो इस फूल से परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा तब उसको कहते हैं कौन परागन? पर परागन। यानी कि स्वपरागन जब भी होगा वो किस फूल में होगा? द्विलिंगी या उभयलिंगी में होगा, ठीक। और पर परागन जो होगा वो हमेशा किस में होगा? एकलिंगी में होगा। पर परागन हमेशा किस में होगा? एकलिंगी में। अब देखिए पर परागन और स्वपरागन दोनों में से परागकण की ज्यादा दूरी तय कौन किस में करता है? तो परागकण की ज्यादा दूरी तय होता है पर परागन में, इसलिए परागकण खर्च यानी बर्बादी ज्यादा होता है पर परागन में,
और कम होता है स्वपरागन में। अब ज्यादा दूर तक जाने के लिए तो कौन सी व्हाट्सएप से कि टेलीग्राम से भेजेंगे कि जाओ परागकण वर्तिकाग्र पर, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो उसके लिए माध्यम यही है, पक्षी, जल, वायु, कीट, घोंघा, चमगादड़। पूछेंगे परागन के पर परागन के लिए माध्यम यही एजेंट जिसको कहते हैं। अब इसमें देखिए जल और वायु, इसमें जीवन नहीं है, इस सब में जीवन है, इसमें जीवन नहीं, यानी कि पर परागन के दो माध्यम, एक जैविक और एक अजैविक। ये भी क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अजैविक माध्यम है, तो वायु और जल अजैविक है, बाकी बात सब जैविक, क्योंकि सब में क्या है, जीवन। ठीक, एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन निकला, आप इसको याद रखिएगा तो पक्का क्वेश्चन यदि आता है तो आपको आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेलिसेनेरिया। वेलिसेनेरिया में कौन सा परागन होता है? वेलिसेनेरिया जल के अंदर होता है, तो बताइए उसमें कौन परागन हो सकता है? जल परागन। वेलिसेनेरिया और हाइड्रीला, इस दोनों में कौन परागन याद रखिएगा? जल परागन याद रखना है। कमल पानी में होता है लेकिन पानी से ऊपर होता है, इसलिए कहीं पर कीट कहीं पर वायु मिल जाएगा, जल परागन मत दीजिएगा। इसमें कौन परागन होगा? कीट परागन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं? छोटा, बड़ा, आकर्षक, सुगंधित, या महकता है, खराब महकता, कैसा होता है? तो याद रखिएगा, देखिए परागन तो कराएगा यही सब पर परागन। मान लीजिए कि हम स्कॉर्पियो और एगो टेम्पू दोनों को भेजते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो टेम्पू क्या कहेगा? हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम सुंदर नहीं हैं, हम पर परफ्यूम नहीं मारा गया है, हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनाया है, क्योंकि वो निर्जीव है, उसको किसी चीज का डिमांड ही नहीं है। लेकिन यदि आपको भेज दें इस शहर से दूसरे शहर, तो आप कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, अच्छा से परफ्यूम वगैरह मार लेंगे, जूता होता सब। अलग बात है कि आपका मकसद क्या है, लेकिन आप एक सजीव हैं, आपके अंदर एक चाहत है कि नहीं हमको ऐसा मिलना चाहिए। उसी तरह से पक्षी को, कीट को, घोंघा को, चमगादड़ को कहता परागन तो करा देंगे, बदले में क्या मिलेगा? तो फूल में इसके लिए भोजन भी होना चाहिए। भोजन मिल गया तो मान लीजिए आपको भोजन किसी कचरा में दे देंगे तो नहीं खाइएगा, साफ जगह चाहिए, सुंदर जगह चाहिए। उसी तरह पक्षी, कीट, घोंघा, इस सब को सुंदर फूल चाहिए, सुगंधित फूल चाहिए, और उस फूल में भोजन भी होना चाहिए, फूल का आकार भी बड़ा होना चाहिए। तो जब फूल आकर्षक हो, सुगंधित हो, बड़ा हो, उसमें भोजन हो, मतलब कि मकरंद हो, जिसको कहते हैं मकरंद हो, तब ये सब में, ये सब जो फूल का क्वालिटी है वो पक्षी के लिए हो सकता है, कीट के लिए हो सकता है, घोंघा के लिए हो सकता है। लेकिन जब कहे जल और वायु के लिए, तो फूल आकर्षक नहीं भी होगा, रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं होगा, एकदम फीका सा रंग होगा, गंधहीन होगा, यानी कोई अच्छा सा सुगंध नहीं आता होगा। उसके बाद मकरंदहीन होगा, तो इसका, और फूल छोटा होगा, क्योंकि हवा को प्रवेश करने के लिए फूल को बड़ा होने की जरूरी है, छोटा होगा। इसका मतलब छोटा, आकर्षकहीन, गंधहीन है, तो पक्का यहां पर वायु परागन होगा या तो जल परागन होगा। लेकिन अक्सर आपको बताइए जल परागन होने की संभावना है कि वायु परागन होने की संभावना है? अधिकांशतः वायु परागन होने की संभावना है। ठीक, इसका मतलब है कि वायु परागन में पुष्प जो होते हैं वो आकर्षक नहीं होते हैं, लेकिन वायु परागन में फूल छोटा होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, या गंध भी होगा तो खराब काम होगा। उसके बाद कह रहा है वायु परागन। देखिए वायु परागन हमेशा सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप 20 बीघा में मक्का बोए हैं, क्या लगता है ये पक्षी आपके पूरे बीघा का बीघा मक्का परागन करा देगा? क्या ये कीट करा पाएगा? क्या हम ठेका लिए हैं आपका? घोंघा परागन घोंघा तो करा देगा बढ़िया से, 4 गो मक्का के पेड़ पे जाते जाते क्या दिनों दिन पूरा आएगा, कहना मुश्किल है। इसका मतलब है कि या तो जल से होगा या तो वायु से होगा। लेकिन क्या मक्का को जल में बोते हैं? क्या मक्का जितना लंबा होता है वहां तक जल होता है? नहीं, ऑप्शन एक ही बचता है, क्या? वायु। इसका मतलब है मक्का हो गया, गेहूं हो गया,
घास हो गया, ये सब लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए यहां पर कौन परागण देखने मिलेगा आपको? वायु परागण देखने के लिए मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष। पहली बात, भ्रूणपोष का काम क्या है? भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का काम क्या है? भ्रूण को पोषण देना। अब बात आता है कि भ्रूणपोष एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एक हो गया आवृत बीजी और एक हो गया अनावृत बीजी। तो याद रखिएगा कि यदि आवृत बीजी पुष्प होगा तो उसमें जो भ्रूणपोष मिलेगा, आवृत बीजी भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, और जो अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, यानी कि एन होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागन किस फूल में होता है? द्विलिंगी फूल में होता है। और पर परागन किस में होता है? एकलिंगी फूल में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा फल कूट फल है? कूट मतलब फॉल्स फ्रूट, यानी कि असत्य फल। अब सत्य फल क्या है गुरु, ये भी तो समझना होगा। और असत्य फल क्या है? और अनिषेक फल क्या है? सत्य फल जिसका निर्माण अंडाशय में हुआ है वो सत्य फल, जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों में हुआ है, जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों में हुआ है वो असत्य फल। जो बिना निषेचन के फल का निर्माण कर रहा है उसको कहते हैं अनिषेक फल। ठीक, पूछ रहा है कूट फल, तो याद रखिएगा कूट फल आपका सेब, सत्य फल आम और अनिषेक फल अंगूर। ये अनिषेक फल है। और एक होता है अनिषेक जनन। वैसा जनन, जनन की वैसी प्रक्रिया जो बिना निषेचन का संपन्न हो जाए उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि अंडाणु, अंडाणु बताइए अगुणित होता है कि द्विगुणित? अंडाणु अगुणित होता है। शुक्राणु भी क्या होगा? अगुणित होगा। ये दोनों मिल के निषेचन करके युग्मनज बनाता है। युग्मनज जो होगा वो क्या गुणित होगा? द्विगुणित होगा। और भ्रूण, युग्मनज के बाद जो भ्रूण है वो भ्रूण भी क्या होगा? द्विगुणित होगा। उसके बाद कह रहा है एक स्वपरागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? देखिए, एक परागकण जो होता है वो एक लघु बीजाणु से 4 परागकण बनता है। तो 100 परागकण बनाने के लिए 4 से भाग दीजिए तो 25 आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद कहता है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, देख लीजिए कैरेक्टरोफिली कहलाता है। उसके बाद कहता है त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन। त्रिक संलयन किसके किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक जब परागकण के नर केंद्रक से निषेचन करता है तब उसको कहते हैं कौन? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन होने के बाद क्या बनता है? तो भ्रूणपोष बनता है। त्रिक संलयन के बाद क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलिकोफिली। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलिकोफिली। बिना निषेचन का फल का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन का खोज यानी डबल फर्टिलाइजेशन का खोज कौन किया था? तो नावासीन और गिगनार्ड किया था। द्विनिषेचन का खोज कौन किया था? नावासीन और गिगनार्ड किया था।
उस यदि किसी बीज में भ्रूणपोष है तो उसको क्या कहेंगे, उसको भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं और बीज को इंग्लिश में सीड कहते हैं। तो वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष है उसको भ्रूणपोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और जिस बीज में भ्रूणपोष नहीं होता उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड को भ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को अभ्रूणपोषी बीज। याद रखिएगा जितना भी भ्रूणपोषी जीव होता है, बीज होता है, बीज जिस बीज में भ्रूणपोष होता है वो अधिकांशतः क्या होते हैं, एक बीजपत्री, और जिसमें अधिकांशतः भ्रूणपोष नहीं होता है वो क्या होता है, द्विबीजपत्री। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जिस बीज में भ्रूणपोषी होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। हम इंग्लिश में लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहता है। एंडोस्पर्मिक सीड अधिकांशतः कैसा होता है, एक बीजपत्री। अब देखिए एक बीजांड नाम आया, तो बीजांड जब परिपक्व होता है तो क्या बनता है, बीज। और जो बीजांड का कभी कभी बचा हुआ हिस्सा रह जाता है वो अवशेष भाग जो होता है उससे क्या बनता है, परिभ्रूणपोष। बीजांड परिपक्व होकर क्या बनता है, बीज, और इसका जो अवशेष भाग होता है उससे क्या बनता है, परिभ्रूणपोष। अब बीजांड का संरचना इस तरह से होता है, कुछ बीजांड सीधा होता है, कुछ बीजांड उल्टा होता है। जो बीजांड सीधा होता है उसको ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं, यानी ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है और एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। एरिल का मतलब होता है बीज चोल। एरिल का मतलब क्या होता है, बीज चोल। अब देखिए एरिल, लीची, शरीफा, इसमें एरिल होता है, इसमें एरिल होता है। और पूछा जाता है लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो एरिल खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं। और नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा नारियल का खाने योग्य भाग जो है वो है भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है, भ्रूणपोष है। अब बात ही आता है कि जब खाने योग्य भाग की बात है ये तो उसका मतलब है कि आम में क्या खाते हैं, तो देखिए आम को जब छीलते हैं तो जो बाहरी छिलका है वो है बाह्य फल भित्ति। गुद्दा जो है जिसमें कि पूरा नाक मुंह सब डुबा के खाते हैं वो हो गया मध्य फल भित्ति, और जो गुठली का ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है अंतर फल भित्ति। आप क्या खाते हैं, छिलका खाते हैं कि वो मसल्स मांस वाला हिस्सा खाते हैं, वो है मध्य फल भित्ति। यानी आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो आम का खाने योग्य भाग क्या है, तो मध्य फल भित्ति। ठीक। अब देखिए नारियल कैसा फल है, नारियल कैसा फल है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा नारियल ड्रूप फल है, नारियल ड्रूप फल है। उसके बाद काजू कैसा फल है, तो याद रखिएगा नट फल है। काजू कैसा फल है, तो नट फल, काजू। अब कहिएगा सर कभी सत्य फल, कभी असत्य फल, कभी ड्रूप फल, कभी नट फल, तो अभी इतना ज्यादा डीप जान के भी आपको एग्जाम के लिए फायदेमंद नहीं है, और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे आप समझिएगा कि ड्राई फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है। और ये जरूरी एग्जाम के लिए आपको भी जानना जरूरी होता है, तो इसके लिए अलग से होगा तो टाइम मिले तो हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग। अभी तुरंत बता है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है, बीजांड का। तो यानी या तो बीजांड मिलेगा या तो बीजांड काय मिलेगा। बीजांड का एक हिस्सा होता है बीजांड का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र और जड़ों की अभाव होती है। अधिकांशतः रंध्र और जड़ों की अभाव तभी संभव है जब वो पौधा कहाँ हो, जल में हो। जल में हो तो उसको रंध्र और जड़ की अभाव होती है, यानी कि हाइड्रिला जो होता है, हाइड्रिला जो होता है एक जलीय पौधा, क्योंकि इसमें जल परागन होता है। इसका मतलब है कि रंध्र और इसमें जड़, इस दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल कोशिका दर्शाती है, कैपिटल कोशिका दर्शाती है इंडोमाइटोसिस, माइटोसिस, ए माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, ए माइटोसिस
विषम सूत्री यानी विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो याद रखिएगा कैपिटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? बहुगुणिता दर्शाती है। उसके बाद है बताइए हाइड्रीला जो है उसमें रंध्र और जड़ का उपस्थिति होता है कि अभाव होता है? तो याद रखिएगा अभाव होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और एक होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जब भी मातृ सेल यानी मदर सेल लग जाए तो याद रखिएगा वो मदर सेल कितना गुणित होता है? द्विगुणित होता है। मदर सेल क्या गुणित होता है? द्विगुणित। और जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में विभाजन होता है तो वो बनाता है गुरु बीजाणु। और जब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका में विभाजन होता है तो ये क्या बनाता है? लघु बीजाणु। और ये दोनों द्विगुणित होता है और वो अगुणित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है उल्टा होता है? तो याद रखिएगा सीधा। और ये किस में मिलेगा आपको? तो पॉलीगोनम में मिलेगा। किस में मिलता है? तो पॉलीगोनम, पॉलीगोनम में मिलेगा। उसके बाद है एंटीमोफिली। एंटीमोफिली लिखे थे, एंटीमोफिली कीट परागन। एंटीमोफिली में कौन परागन होता है? कीट परागन होता है। कह रहा है पुष्पीय पौधे में नर युग्मक। ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका यही बनाता है नर युग्मक लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जब विभाजन होता है तो उसे 4 गो निकलता है तो उसको कहते हैं परागकण। और जब परागकण वर्तिकाग्र पे जाता है तो उसमें विभाजन होने के बाद 2 केंद्रक बनता है। एक बनता है कायिक केंद्रक और एक बनता है जनन केंद्रक। तो कायिक केंद्रक जो होता है, कायिक सेल जो होता है वो बनाता है परागनली और जनन केंद्रक जो होता है वो बनाता है, वो करता है विभाजन। तो क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? याद रखिएगा कायिक कोशिका तो उसे वो परागनली बन गया, तो एक है जनन कोशिका, उसी से नर केंद्रक बनता है। वो विभाजित होकर के 2 बनेगा। एक अंड कोशिका के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है और एक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के भ्रूण कोष बनाता है। उसके बाद कहता है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? समझिए, जयांग नर भाग है कि मादा भाग है फूल का? तो जयांग फूल का कैसा भाग है? तो मादा भाग है। ठीक, मादा भाग का देखिए, मादा मतलब यदि हम कहते हैं लड़की तो एक लड़की की बात कर, लड़कियों मतलब अनेकों की बात कर रहे हैं। इस मादा भाग में अनेकों मादा वो होता अंग होता है जिसको हम कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर या अंडक। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो यानी कि एक से ज्यादा होगा, तो जब 2, 4, 5, 10 हो जाए उसमें तब वो सब आपस में मिल जाता है, जिस कारण से इसको कहते हैं युक्तांडपी। क्योंकि अंडक बहुत सारा मिल गया है तब इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसके समूह को युक्तांडपी कहते हैं। इसके समूह को क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। उसके बाद चींटियों द्वारा परागन होता है उसको क्या कहते हैं? चींटी द्वारा परागन जो होता है उसको कहते हैं मिर्मिकोफिली। चुट्टा पे लात दे दीजिएगा ना तो देखिएगा वो चलेगा एकदम, चारों टेंगड़ी बिछड़ जाएगा, एकदम पूरा घिसिया घिसिया के चलता है, तो मरल चलता है। याद रखिएगा मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली में किसके द्वारा परागन होता है? तो चींटी के द्वारा परागन होता है। उसके बाद है बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है? हम अभी तुरंत बताएं, बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? तो देखिए, जलोद्भिद शीशम जल में नहीं होता, नागफनी जल में नहीं होता, आम का पेड़ जल में नहीं होता, लेकिन सिंघारा वो समोसा वाला नहीं है, दिमाग तुरंत दौड़ जाता है आप लोगों का। सिंघारा जो है वो जल में उगने वाला एक पौधा है, यानी कि एक हाइड्रोफाइट है, जलीय पौधा है, जलोद्भिद है। ठीक, हाइड्रोफाइट है। उसके बाद कहता है
अनुन्मील्य परागन। देखिए, एक था स्वपरागन, एक था परपरागन। अनुन्मील्य परागन क्या, मान लीजिए कि ये फूल है, ये फूल है, इसमें एक है नर भाग, इसमें एक है मादा भाग, और ये फूल हमेशा जीवन भर बंद ही रहेगा। और जब बंद रहेगा तो बताइए क्या नर भाग का परागन कहीं दूसरे जगह जाके परागन कर पाएगा? नहीं। तो ये मजबूरन परागन जो करेगा वो स्वपरागन अंदर में करेगा। अंदर में करेगा तो स्वपरागन होगा कि परपरागन होगा? तो स्वपरागन होगा। तो वही कह रहा है, अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है, तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधे जो होते हैं उसमें स्वपरागन ही संभव है। अनुन्मील्य परागन, इसमें क्या संभव है? तो याद रखिएगा, अनुन्मील्य परागन में क्या संभव है? तो स्वपरागन। अगला क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। समझिएगा, परागकण के चारों तरफ जो परत होती है ना, दीवार जो होती है, उसी को कहते हैं पराग भित्ति। उसी को क्या कहते हैं? पराग भित्ति। पराग भित्ति जो होता है वो 2 लेयर का होता है। यानी वो कितने स्तर का होता है? 2 स्तर का। एक होता है अंतःचूल और एक होता है बाह्य चूल, जिसको कहते हैं इंटाइन और एक्साइन। जिसको क्या कहते हैं? इंटाइन। अंतःचूल को इंटाइन और बाह्य चूल को एक्साइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोरोगेमी। पोरोगेमी, पोरोगेमी, मेसोगेमी, कैल्सोगेमी, ये तीनों में से क्वेश्चन आते रहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसको क्या कहते हैं? आप लोग फूल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसको बीजांड कहते हैं। और इस बीजांड में आता है कौन नली? पराग नली। तो पराग नली जब बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा तो पोरोगेमी। पराग नली बीजांड द्वार से ना प्रवेश करके बीच से, मध्य भाग से प्रवेश करेगा तो मेजोगेमी। और जब पराग नली ऊपर से डायरेक्ट निभाग कैलजा से होकर के प्रवेश कर गया तब होता है कैल्सोगेमी। तो ये तीनों में जानिएगा क्या क्या बोले। तो पहला हो गया पराग नली, नली का कहां प्रवेश? बीजांड द्वार में प्रवेश। उसके बाद मेजोगेमी, मध्य बीजांड में पराग नली का प्रवेश होगा, मध्य बीजांड में प्रवेश। और निभाग, बीजांड में एक भाग होता है उसका ऊपर लगा हिस्सा निभाग, निभाग में प्रवेश। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश होता है, एक कोश सुने थे, एक होता है भ्रूण कोश, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। भ्रूण कोश का संरचना इस तरह से आपको मिलेगा। तो देखिए 1 2, यहां पर एक होता है 3 2 5 3 8। अब ये 8 जो है ये 8 केंद्रक, यानी भ्रूण कोश में लगभग केंद्रक, भ्रूण कोश में केंद्रक कितना होता है? 8 गो। और कोशिका क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों मिलके एक ही सेल में रहेगा। तो केंद्रक 8 गो और कोशिका क्या गो? 7 गो। याद रखिएगा, भ्रूण कोश में केंद्रक क्या गो? 8 गो, कोशिका क्या गो? 7 गो। इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ई दोनों होता है सहायक कोशिका, ई होता है अंड कोशिका, ई होता है द्वितीय केंद्रक। ध्यान से समझिए, इसको बोले अंड कोशिका, इसको बोले द्वितीय केंद्रक। यदि अंड कोशिका के साथ नर केंद्रक निषेचन करे तब बनता है भ्रूण, और वही भ्रूण बड़ा होकर बनेगा बीज। और यदि ये जो द्वितीय केंद्रक है, 2 गो केंद्रक इसीलिए द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, यदि द्वितीय केंद्रक के साथ नर केंद्रक निषेचन करता है
यदि नहीं, पहले ये होगा फिर ये भी होगा। नर केंद्रक के साथ निषेचन करता है तब बनाता है भ्रूण पोष। तब क्या बनता है? भ्रूण पोष। याद रखिएगा। भ्रूण कोष में केंद्रक क्या गो? 8 गो। कोशिका क्या गो? 7 गो। अंड कोशिका से यदि नर केंद्रक निषेचन करे तो भ्रूण बनेगा, और यदि वही द्वितीय केंद्रक से करे तो निषेचन बनेगा। कहता है चीर अस्थाई बाह्य दल। चीर अस्थाई, चीर अस्थाई का मतलब हुआ कि फूल का बाह्य दल जो लंबे समय तक टिका हो, यानी कि देखे हैं आम सब टिकोला छोटा छोटा हो जाएगा, सब मंजर जो होगा वो झड़ जाता है, फल होने के बाद फूल गिर जाता है। लेकिन आप बैगन में देखिएगा कि गोलका बैगन बन गया। बैगन में आप देखिएगा इस तरह से होगा ना, तो इसमें इसके ऊपर में एक इस तरह से करके रहता है, वो लगा ही रहेगा। ये जो ये है ना, इसी को कहते हैं बाह्य दल। एक हरा कलर का होगा जो उसके ऊपर चिपका हुआ रहता है। तो चीर अस्थाई बाह्य दल उसको कहते हैं जिसमें फल के होने के बाद भी उसमें फूल का बाह्य दल लगा ही रह जाए, यानी लंबे समय तक बाह्य दल किसमें टिकता है? तो बैगन में टिकता है। तो बोलेंगे चीर अस्थाई बाह्य दल किसमें पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। उसके बाद कहता है बहुभ्रूणता। जब एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो तब उसको पॉलीइम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता का खोज ल्यूवेनहॉक किया था। बहुभ्रूणता का खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक किया था। बहुभ्रूणता का खोज ल्यूवेनहॉक किया था। और बहुभ्रूणता को पहली बार खोजा था तो किसमें ढूंढा था? तो बहुभ्रूणता को ढूंढा था नींबू के फैमिली में। और नींबू के फैमिली को सिट्रस कहते हैं क्योंकि उसमें कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड होती है। तो बहुभ्रूणता को पहली बार खोजा गया किसमें? सिट्रस में खोजा गया। किसमें खोजा गया? सिट्रस में खोजा गया। सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म। किसमें होगा? जिम्नोस्पर्म। सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। उसके बाद कहता है अनिषेक जनन का उदाहरण हम पहले ही बताए थे, अंगूर, जिसमें बिना निषेचन का ही बनता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है, हम पहले बता चुके हैं इसको। उसके बाद कहता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो याद रखिएगा जिसमें भी मदर सेल यानी मातृ कोशिका लग गया उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। ठीक। उसके बाद कहता है भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? समझिए, परागकण का निर्माण लघु बीजाणु से होता है। परागकण का निर्माण किसमें होता है? लघु बीजाणु में होता है। लघु बीजाणु से होता है। लघु बीजाणु का निर्माण किससे होता है? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। उसी तरह से भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु से होता है। लघु बीजाणु छोटा, गुरु बीजाणु बड़ा होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण फिर किससे होता है? तो गुरु बीजाणु मदर सेल यानी मातृ कोशिका से होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। परागकण में कौन सा विटामिन? विटामिन बी होता है। उसके बाद भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी। भारतीय आवृत बीजी विज्ञान के जनक कौन है? पी माहेश्वरी। हम अभी तुरंत बोले बहुभ्रूणता को ल्यूवेनहॉक किया था। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी माहेश्वरी।
द्विनिषेचन का खोज कौन किया था? नवासीन और गिगनार्ड किया था। उसके बाद है भ्रूण पोषण। भ्रूण पोष जो होता है वो द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होती है। ज्यादातर भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक, अब देखिए, एक भ्रूणपोष होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और एक भ्रूणपोष होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों आपको दिखने के लिए मिलेगा किसमें? नारियल। केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। भ्रूणपोष तीन प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक। इसको कहते हैं, एक हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाएगा, एक सेल्यूलर होगा और एक हेलोवियल होता है। तीन होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष होता है। उसके बाद